Hello everyone, welcome back to our academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. आज ये वही फटाफट मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सीरीज जो हम कर रहे हैं उसमें हम हाजिर हैं। लेकिन हाँ, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक क्षमा चाहूंगी, टाइम 1 बजे का हो गया आपका, ठीक है। तो 1 तारीख से 15 आपको पता बच्चों की छुट्टियां हैं, तो ये जो टाइम है अपनी प्रैक्टिस सीरीज का ये मैंने 1 बजे का कर दिया है, मतलब मैं 1 बजे आया करूंगी ये प्रैक्टिस करवाने, ठीक है। चलो, बट क्लास जारी रहेगी, तुम्हें पता क्लास एज इट इज रहेगी, सुबह भी और शाम 8:30 बजे भी, बट सुबह का टाइम चेंज करा है 15 तारीख तक, बाद में वही सुबह 10:30 बजे करा करेंगे। चलो, तो हम आज जो है प्रैक्टिस सीरीज के अंदर कर रहे हैं, आज जो हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं अपनी, उसके अंदर कुछ अच्छे से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने बहुत कम पढ़े होते हैं। डेविड एल्किंज, प्रीमेक, ब्रोका, वर्निक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने लिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आरपीएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, और एस्टेट के लिए, मतलब सभी टेट एग्जाम के लिए है। और एक बात और कहूंगी, खुशी की बात ही है ये, सीडीपी की जो मैंने आंसर की तुम्हें सीटेट की लगवाई थी, जब सीटेट का पेपर हुआ था, ऑफिशियल आंसर की आ गई है। 30 के 30 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें आंसर की में लगवाए थे, चाहे वो सीडीपी के थे, चाहे वो हिंदी के थे, चाहे वो इंग्लिश के थे, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ऑफिशियल आंसर की में, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हुआ है, मैं बता दूं तुम्हें, ठीक है। चलो, ये मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैम विश्वास नहीं हो रहा, कभी भी किसी के आंसर की पूरी सही नहीं होती, लेकिन आपकी हर सब्जेक्ट की आंसर की एज इट इज ऑफिशियल आंसर की से मैच हुई है, एज इट इज। चलो स्टार्ट करें भाई। डेविड एल्किन, कॉन्सेप्ट ऑफ द एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म। डेविड एल्किन का किशोर अहम केंद्रिता की अवस्था में शामिल होता है। डेविड एल्किन का किशोर अहम केंद्रिता की अवस्था में क्या शामिल होता है, आपको बताना है क्या शामिल होता है। हाँ, आज से बैच में टारगेट दोबारा शुरू कर दूंगी, 1 मंथ वीडियो बनाऊंगी, शांति रखो। इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सन फीबल, काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत कथा। कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, ये चीज तो इसने कही नहीं थी, ये तो प्याजे ने कही थी। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये तो वाइगोस्की ने कहा था। स्कीमा वगैरह की बात तो प्याजे ने कही थी। तो आंसर क्या बच गया भाई, आंसर बच गया आपका 1, ठीक है। आंसर क्या बच गया भाई, 1। इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फीबल, हमेशा मैं कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ, कॉन्सेप्ट से बाहर कभी किसी पेपर में कुछ नहीं होता है, ये मैंने तुम्हें हमेशा कहा है और हमेशा प्रूव हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आंसर रहेगा भाई 1, क्योंकि डेविड एल्किन आपको पता है किशोरों की 5 बातें बताता है कि किशोर कैसे पर्सनल फीबल से ग्रसित होते हैं। आगे सारे क्वेश्चंस में एक एक करके सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। अभी डिफाइन कर दूंगी तो आगे क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, तो आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, प्रीमेक का मस्तिष्क सिद्धांत क्या समझाता है। प्रीमेक का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ माइंड है, वो क्या एक्सप्लेन करता है। एबिलिटी टू प्लान ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की योजना बनाने का प्लान करता है। अंडरस्टैंडिंग अदर बिलीफ एंड डिजायर, दूसरों की विश्वास, इच्छाओं और डिजायर को समझना। डेवलपिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान रणनीतियों का विकास करता है। या तथ्यात्मक ज्ञान या किसी ज्ञान को मेमोराइज करता है। तो आपको पता है प्रीमेक क्या कहता है भाई, प्रीमेक कहता है जो भी चीज बच्चे को नहीं पसंद और जो चीज उसको पसंद है, तो आपको वो काम सिखाना चाहते हो, तो मतलब सीधी सी बात है, जो पसंद है वो चीज का लालच बच्चे को दे दो, उससे जो चीज बच्चे को नहीं पसंद है वो उस काम को ऑटोमेटिक कर लेगा। इसको ग्रैंड मा रूल भी कहा गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि बिलीफ, डिजायर, दूसरों की इच्छा, दूसरों के बिलीफ, दूसरों के डिजायर को समझो कि दूसरा बच्चा क्या चाहता है, और उसके डिजायर को समझते हुए उसी के हिसाब से आप उस बच्चे को आगे बढ़ाओ और पढ़ाओ। तो आंसर क्या रहेगा भाई, 2 रहेगा। यस, आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। हाँ, नेक्स्ट है, प्रीमेक का सिद्धांत कहता है, प्रीमेक की थ्योरी क्या कहती है, कम पसंदीदा गतिविधि अधिक पसंदीदा गतिविधि को परबलित करती है। जो आपकी कम पसंदीदा गतिविधि है वो अधिक पसंदीदा गतिविधि को परबलित करती है, नहीं करती है। अधिक पसंदीदा गतिविधि कम पसंदीदा गतिविधि को परबलित करती है। बिल्कुल, क्या है मैं आपको बताती हूं। प्रीमेक क्या कहता है, ध्यान से समझना, इसको ग्रैंड मा रूल भी कहते हैं, ठीक है। ग्रैंड मा नियम भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना। प्रीमेक थ्योरी, दादी माँ का नियम, ये क्वेश्चन एज इट इज पीजीटी के एग्जाम में आ चुका है एस्टेट के अंदर। प्रीमेक क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। प्रीमेक कहता है कि मान लो आप अपने बच्चे से कह रहे हो कि बेटा पढ़ाई कर ले, ठीक है, बेटा पढ़ाई कर ले। वो कहता है भाई मैं पढ़ाई पढ़ूई नहीं करता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, ठीक है, वो ऐसे बोलता है। जब वो ऐसे बोले कि भाई मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तो आप ये कहो, आप देखो कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। आपके बच्चे को मोबाइल पसंद है, आपके बच्चे को आइसक्रीम पसंद है, प्रीमेक ने आइसक्रीम का उदाहरण दिया है, आपके बच्चे को कुछ भी पसंद है। आप ये कहो बेटा
तू है ना पढ़ाई कर ले, तू पढ़ाई करेगा ना उसके बाद मैं तेरे को आइसक्रीम खिला के लाऊंगी, उसके बाद तेरे को वीडियो गेम खिलाऊंगी। तो सीधी सी बात है, ये व्यवहार क्या है, कम पसंदीदा। ये बच्चा नहीं करना चाहता क्योंकि उसको पसंद नहीं है ये व्यवहार, ठीक है। तो ये हाँ कम पसंदीदा व्यवहार है। तो कम पसंदीदा व्यवहार में वो इस तरफ जाता है कि भाई हाँ भाई मेरे को अपना पसंद का काम करने को मिलेगा। तो बच्चा क्या सोचता है, यार ठीक है वो चीज तो मिलेगी कम से कम मेरे को, इसके चक्कर में मैं ये काम भी कर लेता हूं। तो ध्यान रखना ये वाला, तो हम क्या बोलेंगे, कम पसंदीदा जो लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी है, मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी कैन रीइंफोर्समेंट, कि अधिक पसंदीदा जो गतिविधि है वो कम पसंदीदा गतिविधि को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। अधिक पसंद की गतिविधि है तो ये कम गतिविधि को क्या कर रही है भाई, आगे बढ़ा रही है, ठीक है। तो इसको आप रिलेटिव थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, ग्रैंडमैन रूल, प्रिमेक सिद्धांत, व्हाटएवर यू कैन, ठीक है। तो आंसर यहां पर रहेगा भाई 2। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एल्किंड द पर्सनल फीबल रेफरेंट, एल्किंड के अनुसार व्यक्तिगत कथा का क्या अर्थ है, एल्किंड के अनुसार व्यक्तिगत कथा का क्या अर्थ है। द बिलीव दैट वन इज इनविंसिबल एंड यूनिक, ये विश्वास कि एक बंदा अजय है, अद्वितीय है। तो देखो व्यक्तिगत फीबल होता ही क्या है, ये किशोरों में क्वालिटी होती है, डेविड एल्किन की इगोसेंट्रिज्म क्वालिटीज। तो किशोर क्या कहते हैं भाई, टॉपिक डिटेल में ऐप के ऊपर मैंने सारे करवा रखे हैं योगेश, यूट्यूब पर मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज करवा रही हूँ और इसके अंदर भी मेरी कोशिश है कि मैं तुम्हें कंटेंट बताते हुए करवा रही हूँ, ठीक है। और टॉपिक मैंने A to Z करवा रखा, आप चेक करो बैच में, ऐसा नहीं है मैंने तो एक एक टॉपिक करवा रखा, इतना सा वो कहते हैं ना छोटा सा 0.1% काम भी नहीं छोड़ रखा, चाहे तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं, मैंने तो हर एक चीज करवा रखी है, चाहे वो गाइडेंस है, चाहे निर्देशन है, चाहे ब्रोका है, चाहे वर्निक है, चाहे डेविड एल्किन है, चाहे जो मर्जी है, चेक करो, यू विल गेट द वीडियो। साइकोलॉजी की सीरीज में तुम्हें मिलेगी वीडियो आराम से, ठीक है। तो बिलीफ, मैं यहाँ थ्योरी नहीं पढ़ा रही, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चल रही है, थ्योरी तो मैं 2 महीने से पढ़ा के खत्म कर चुकी हूँ। तो बिलीव दैट वन इज इनसिबल, तो देखो व्यक्तिगत फीबल क्या होता है कि डेविड एल्किन के इगोसेंट्रिज्म क्वालिटी में व्यक्तिगत फीबल ये है जब किशोर को लगता है कि भाई मैं दुनिया में यूनिक हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। आपको पता है ये जो किशोर लोग होते हैं जो एडोलसेंस में आ जाते हैं तो इनको क्या रहता है, और बहुत सारे बच्चे पूछे थे क्या हम जो सीडीपी पढ़ रहे हैं वो आरपीएससी में काम आएगी, बिल्कुल आएगी भाई। आरपीएससी ग्रेड 1 ग्रेड 2 की आप तैयारी कर रहे हो, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट देख लिया 30 में से 30, मतलब कहीं किसी भी एग्जाम में मैं तुम्हें श्योर कह रही हूँ सीडीपी का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एसटेट का पीजीटी लेवल है, चाहे आपका आरपीएससी ग्रेड 1 है, आरपीएससी ग्रेड 2 है, पूरा आपको आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। परसों ही मैंने क्रैश कोर्स लिया है, पहले वो देखे हैं यूट्यूब देखे। देखो पहले आप वीडियो देखो कोर्स की, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो आपको एक वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो तुम्हें ना आता मिले। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, लेकिन साइड बाय साइड आपने कोर्स लेट लिया है कोई बात नहीं, बट आप वीडियो यूट्यूब भी देखो साथ में। यूट्यूब पे तो सिर्फ प्रैक्टिस देखनी है, आपने क्लास के लिए कोई भी वीडियो, जिसके पास मेरी एकेडमी का कोई भी कोर्स है, आपने इतना सा पॉइंट भी यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कोर्स में हद से ज्यादा सब कुछ करवा रखा है। यूट्यूब पर सिर्फ तुम्हें किस लिए आना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे प्रैक्टिस, अब मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ यार, तो प्रैक्टिस तो आपको पता है अब यूट्यूब पे भी तो पढ़ाऊंगी ना, तो यूट्यूब वाले बच्चों को भी तो बहुत सारी चीजें मुझे देनी है ना। तो जो ऐप स्टूडेंट है वो सिर्फ प्रैक्टिस की जो मैं क्लास पढ़ाती हूँ, जैसे प्रैक्टिस पढ़ा रही हूँ, तो इसको तुम भी देख लो, तुम्हारा फायदा ही होगा, नुकसान थोड़ी ना होगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के अलावा आपने किसी क्लास को देखने के लिए यूट्यूब पर आने की जरूरत नहीं है, ना ही यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करना, चाहे वो कोई मर्जी क्लास है, तुम्हें उसको देखने के लिए टाइम नहीं खराब करना। ऐप की क्लास ही पढ़ोगे आप, सिर्फ यूट्यूब पर जो मैं प्रैक्टिस सीरीज पढ़ा रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर पढ़ा रही हूँ, बस वो देख लेना यूट्यूब से, ठीक है। तो आप कोर्स की वीडियो साथ साथ पढ़ो, यदि आपने आज ही लिया है, अभी तो बहुत टाइम है यार, 1.25 महीना पड़ा है, मजे से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अम्बा, क्या लिखा तूने, तेरा नाम ही नहीं पढ़ना आया मुझे। थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ अम्बा, बता ये क्या नाम हुआ यार, अजीब लग रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आया, सॉरी फॉर डैट। द बिलीव, हाँ तो व्यक्तिगत कथा पर बात चल रहे थे, तो व्यक्तिगत कथा क्या है भाई, आपको पता किशोर हवाबाजी में होते हैं, इनको लगता है यार हमें कुछ नहीं हो सकता, ये 120 की स्पीड पर बाइक चलाएंगे और इनको लगता है यार बाइक हवा में उड़ रही है, उड़ने दे, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो ये जो वहम होता है ना फालतू का, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत फीबल बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल फीबल बोलते हैं, आपको ध्यान रखना, पर्सनल फीबल। तो आंसर यहां पर रहेगा 1। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो एस्टेट में आज तक 3 बार आ चुका है, ये क्वेश्चन 3 बार।
व्हाट डज द डेविड एल्किन, पीजीटी में आते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर हैं ये ज्यादातर पीआरटी में नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, मैं आपको बता दूं। और टीजीटी में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, पीजीटी में श्योर आते हैं ये क्वेश्चन। व्हाट डज द डेविड एल्किन इमेजिनरी ऑडियंस रेफर टू, टीजीटी में आ जाते हैं, पीआरटी में नहीं आते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन पीआरटी में नहीं आते हैं। डेविड एल्किन इमेजिनरी ऑडियंस रेफर टू, तो डेविड एल्किन की जो काल्पनिक दर्शक है वो क्या रेफर करती है आपको बताना है, ठीक है, वो क्या रेफर करती है। द बिलीफ दैट एवरीवन इज वॉचिंग एंड जजिंग देम, कि ये विश्वास कि हर कोई उन्हें देख रहा है, हर कोई उन्हें वॉच कर रहा है। द एबिलिटी टू एम्पैथाइज, दूसरों की भावनाओं की सहानुभूति दिखाने के लिए। एकल खेल के लिए प्राथमिकता देती है, ठीक है, हाँ, या वयस्क व्यवहार की नकल करने की प्रवृत्ति है। तो आपको ध्यान रखना है काल्पनिक ऑडियंस का मतलब क्या होता है, जो आपको एक मन में भ्रम होता है, ठीक है, आप कहीं भी जाते हो आपको लगता है यार आजकल तो ये भ्रम कम हो गया है, क्योंकि आजकल तो सारी दुनिया हीरो हीरोइन हो गए। पहले कोई कोई हीरो हीरोइन बन के बाहर निकला करता तो उसको ऐसे रहता था कि यार भाई मैं ही बहुत सुंदर लग रहा हूं, मैं ही हूर की परी हूं, मैं ही हूर का परा हूं। तो ये जो फीलिंग होती है ना किशोरों में होती है, द बिलीफ दैट एवरीवन इज वॉचिंग एंड जजिंग यू। आप किसी कॉलेज की पार्टी में बैठे हो, आप मजे से बैठे हो और आपके मन में ये वहम चल रहा है, कोई आपको नहीं देख रहा, ठीक है, कोई आपको नहीं देख रहा, आपके मन में वहम चल रहा है, ओ भाई ये भी मेरे को देख रहा है, ये भी मेरे को ही देख रहा है। ये तुम्हारे जो मन का वहम है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, इमेजिनरी ऑडियंस। तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता है, सब अपनी मस्ती में मगन है, लेकिन हमें अंदर से ये बड़ा वहम होता है कि ये बंदा हमें ही देख रहा है, ठीक है। वो जमाने जा चुके, पहले देखते थे लोग एक दूसरे को हमारे कॉलेज टाइम में, आजकल नहीं देखते हैं, ये जमाना जा चुका, आजकल सब अपने आप में बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। वैसे हमारा कॉलेज टाइम मतलब पुराना जमाना वाकई में बहुत अच्छा ही था, मतलब एकदम डिफरेंट था, हटके था, यूनिक था, है ना, मतलब एक वाइब सी अलग आती थी यार, कोई हमें देख रहा है। अब वो जमाने ही खत्म हो गए। तो यहां पर आंसर क्या क्या हो गया भाई, 1, ठीक है, आंसर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट है, एल्किन के अनुसार किशोर जोखिम उठाने का व्यवहार है। एल्किन के अनुसार जो किशोर है वो कोई भी जोखिम उठाने को तैयार है, मतलब सेम वही चीज कि भाई मैं तो 120 की स्पीड में बाइक चलाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं होएगा। तो कोई भी जोखिम उठाने को किशोर तैयार है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं भाई, इस चीज को हम बोलते हैं व्यक्तिगत कथा, ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस मैंने बता दिया, हर कोई मुझे ही देख रहा है, हर कोई मुझे ही घूर रहा है, तो ये तो इमेजिनरी ऑडियंस जो तुम अपने आप को हवा में समझते हो। ये पर्सनल फीमेल क्या है, जो बच्चे हवा में उड़ते हैं, जिनको लगता है मैं कुछ भी करूं कुछ नहीं होएगा, मैं चाहे बिजली के स्विच की ऐसे उंगली देके बाहर निकालूं तो भी मुझे करंट नहीं लगेगा। तो ये जो चीज होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हाँ, क्लियर। लैक ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग, नैतिक समझ की कमी तो होती ही होती है भाई किशोरों में, उनको पता ही नहीं होता सही क्या है गलत क्या है, तो मोरलिटी का तो होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डेविड एल्किन आर्ग्यू दैट ईगोसेंट्रिज्म इन एडोलसेंस डिक्रीज ड्यू टू, एल्किन का तर्क है कि किशोर अवस्था में अहम केंद्रिता कम होती रहती है। तो जब किशोर आता है तो अहम केंद्रिता कम हो जाती है, क्योंकि जो ईगोसेंट्रिज्म होती है ज्यादातर वो बालकों में होती है, मतलब वो आपके बच्चों में होती है ज्यादातर, मतलब ईगोसेंट्रिज्म आपकी जो बालक एज होती है उसके अंदर होती है, ठीक है। तो आपको पता है बालक एज होती है उसके अंदर। अब तो बहुत रेयर प्रैक्टिस सीरीज रह गई है, आज 13 है ना, बस 20 करवा के समाप्त कर दूंगी, सब कुछ हो जाएगा 20 में, समाप्त कर दूंगी 20 पे, फिर उसके बाद कुछ और नया टारगेट शुरू करेंगे, है ना। 7 क्लास और करवाऊंगी बस प्रैक्टिस की, चैप्टर वाइज। मुझे लगता है मैंने सारे चैप्टर लगभग करवा ही दिए हैं। एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क में। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, डेवलपिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल, तो आपको पता है कि किशोरों के अंदर ये जो दृष्टिकोण है, ये जो डाइवर्स एक्सपोजर है, पर्सपेक्टिव है, ये कब कम हो जाता है, ठीक है। तो कब कम हो जाता है भाई, तो आपको पता है कब कम हो जाता है, जब वो औपचारिक संक्रिया में आता है। कहने का मतलब जब वो किशोर अवस्था में आ जाता है तो उसका जो वो बाल्यावस्था वाला ईगोसेंट्रिज्म है वो क्या हो जाता है, लगभग लगभग कम हो जाता है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई, 3 रहेगा, ठीक। आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। हाँ, इसके बाद ग्रामर की प्रैक्टिस शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि वो सीईटी में भी काम आ जाएगी और आपके भी। पहले इसकी 13वीं वीडियो है ना, 7 और करवा दूं एक बार बस इस वीक, इसको खत्म कर देंगे 10 जनवरी तक। अकॉर्डिंग टू प्रीमेक्स प्रिंसिपल ए मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी कैन बी यूज्ड, प्रीमेक के सिद्धांत के अनुसार एक अधिक पसंदीदा गतिविधि का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है बताने की जरूरत तो नहीं है ना, कम पसंदीदा गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए। अधिक पसंदीदा गतिविधि का उपयोग आप कब करोगे भाई, कब करोगे, जब आप कम पसंदीदा गतिविधि को आगे बढ़ाओगे। एक कम पसंदीदा गतिविधि को जब आप रीइंफोर्समेंट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, ज्यादा पसंदीदा गतिविधि को करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आंसर रहेगा 2, ठीक है। आंसर क्या रहेगा भाई, 2 रहेगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीमेक सिद्धांत, निम्न में से प्रीमेक के सिद्धांत का उदाहरण कौन सा है? एक बच्चे को होमवर्क पूरा करने के बाद वीडियो गेम खेलने की परमिशन दे देना, एक शिक्षक असाइनमेंट पूरा न करने पर छात्र को डांट लगाना, माता पिता खराब व्यवहार के लिए स्क्रीन का प्रयोग करना, एक छात्र को सजा से बचने के लिए पढ़ाई करवाना। तो सजा से बचने के लिए पढ़ाई नहीं करवाना, पढ़ाई सजा से बचने के लिए हो सकती है। तो प्रीमेक थ्योरी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? होमवर्क पूरा कर ले फिर तेरे को वीडियो गेम खेलने देंगे, वही बात है। तो आंसर क्या रहेगा भाई? 1 रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। नेक्स्ट है प्रीमेक का सिद्धांत शैक्षिक सेटिंग में किसके लिए लागू किया जाता है? मतलब एज ए टीचर आप इस सिद्धांत को किस लिए लागू करोगे अपनी क्लास में? आप एक अध्यापक हो तो कैसे लागू करोगे? अभी के लिए तो एस्टेट का एग्जाम 8-9 फरवरी को ही है, आगे का कुछ पता नहीं है, ऑफिशियल तो कुछ है नहीं, बट आप 8-9 फरवरी के हिसाब से पढ़ते रहे, साइड में साइड सीईटी की जरूर तैयारी करते रहे, क्योंकि मुझे लगता है हरियाणा से जुड़े हर बच्चे को सीईटी का एग्जाम देना जरूरी है। क्योंकि टीचिंग की मान लो किसी की पोस्ट आ जाती है, किसी सब्जेक्ट की पोस्ट नहीं आती, तो एटलीस्ट सीईटी तो सबके लिए है, सीईटी की पोस्ट तो सबके लिए है ना। 10 गुना में आना, सीईटी को हल्के में मत लेना, हवा में मत लेना, हल्का मत पढ़ना। कहीं सोचो 10th-12th लेवल का है, वो हल्का फुल्का ऊपर ऊपर का कंटेंट पढ़ के सीईटी में आप टॉप 10 में स्टैंड नहीं कर सकते हो। पूरा हरियाणा उस एग्जाम को दे रहा है, शिद्दत से पढ़ना, कंटेंट पे काम करना। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मर्जी आपकी है, ठीक है, समझ हो तो कंटेंट पे काम करना। हर एक सब्जेक्ट जो दिया गया है सिलेबस में, उस सब्जेक्ट को 0 से 100% पढ़ना। ये मत सोचना कि ये 10th लेवल तक का, 12th लेवल तक का है और मैं ऊपर ऊपर से कर लूँ, कुछ नहीं होगा ऊपर ऊपर से करने में, पहले ही बता रही हूँ मैं। एनकरेज डिजायरेबल बिहेवियर थ्रू द रिवार्ड, इनाम के माध्यम से वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहित करना। एज ए टीचर खराब व्यवहार के लिए दंड बढ़ाना, ऐसा तो है ही नहीं, आपको पता है, ठीक है। केवल आंतरिक प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करना नहीं। कक्षा में व्याकुलताएं सीमित करना नहीं। आपको पता है इनाम के माध्यम से वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहित करना, वो कोई भी इनाम है, कुछ भी है, उसके माध्यम से वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहित करना। तो आंसर यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक, आंसर क्या रहेगा भाई? 1 रहेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्रोकाज एरिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, ब्रोका का जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ब्रोका का क्षेत्र जो है भाषा से संबंधित है, स्पीच के प्रोडक्शन से संबंधित है, भाषा के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो भाषा उत्पादन से संबंधित है, ना तो ऑडियोट्री ना ही विजुअल। ये किससे संबंधित है भाई? स्पीच प्रोडक्शन से संबंधित है। तो आंसर क्या रहेगा? 1। सीईटी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी अभी 2:15 बजे, नहीं 2:30 बजे, ठीक है, 2:30 बजे लाइव आ जाना दोबारा। सीईटी का पूरा स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी 2:30 बजे नेट लाइव आ जाना दोबारा। मस्तिष्क में ब्रोका क्षेत्र कहां स्थित है? व्हाट इज द ब्रोका एरिया लोकेटेड इन द ब्रेन? ब्रेन क्या? जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, ध्यान रखना, है क्वेश्चन 2 बार आ चुका है स्टेट के अंदर। आपकी जो फ्रंटल लोब है, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है, वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, भाषा से संबंधित होता है। और क्वेश्चन आ चुका है जो राइट हेमिस्फेयर होता है, वो आपका क्रिएटिविटी से संबंधित होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राइट हेमिस्फेयर आपका क्रिएटिविटी से संबंधित होता है और लेफ्ट हेमिस्फेयर आपका इससे संबंधित होता है, ब्रोका क्षेत्र से। मतलब सिंपल सी बात है, भाषा से संबंधित कुछ भी है तो वो आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर में आपको मिलेगा। तो आंसर यहां पर रहने वाला है 3। ठीक है, आंसर क्या रहेगा भाई? 3 रहेगा। डैमेज टू ब्रोकाज एरिया रिजल्ट, ब्रोका क्षेत्र में क्षति का परिणाम होता है। मान ले ब्रोका क्षेत्र में आपके प्रॉब्लम है, आपको कमियां हैं, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? लिखित भाषा को समझने में असमर्थता होगी। लिखित भाषा का कोई लेना देना नहीं होता है, ये स्पीच ऑर्गन से संबंधित होता है, बोलने से संबंधित होता है, लिखने का नहीं होता। कोई विजन इंपेयरमेंट नहीं होता, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ये बोलने से संबंधित होता है। डिफिकल्टीज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पीच, यदि आपका ब्रोका क्षेत्र विकसित है तो यू कैन इजीली प्रोड्यूस द स्पीच। मुझे लगता है कि मेरा ब्रोका क्षेत्र बहुत विकसित है, आई कैन इजीली प्रोड्यूस द स्पीच, है ना। तो मुझे लगता है मेरा ब्रोका क्षेत्र सही है, बढ़िया है भाई, है ना। तो ब्रोका क्षेत्र जिसकी कमी होती है तो उसको क्या है, वो स्पीच प्रोड्यूस करने में सही नहीं होगा। और आपको पता है इस डिसेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? अफेजिया। मैंने कई बार याद कर रखा है, अफेजिया संबंधित है अल्फाज, अल्फाज बोलने से संबंधित होते हैं। अरे अल्फाज जरा संभाल के बोलते नहीं है। तो बस ये हो गया, आपका ध्यान रखना है। तो आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट है ब्रोकाज अफेजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ब्रोका का अफेजिया की क्या विशेषता है? फ्लुएंट बट मीनिंगलेस स्पीच, धारा प्रवाह लेकिन अर्थहीन भाषण, डिफिकल्टी इन स्पीच प्रोडक्शन बट इन इंटेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, भाषण उत्पाद में कठिनाई लेकिन समझ बरकरार रहती है, या
भाषा की समझ का उत्पादन, देखो समझने के लिए वर्णिक क्षेत्र होता है, ध्यान रखना है, ब्रोका एंड वर्णिक होते हैं। तो ब्रोका क्षेत्र तो होता है भाषा को प्रोडक्ट करने से संबंधित, बोलने से संबंधित, और वर्णिक होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग से संबंधित, ठीक है। तो ये भाषा की किसके अंदर है, डिफिकल्टी इन स्पीच प्रोडक्शन, समझने में प्रॉब्लम नहीं होती ब्रोका क्षेत्र के अंदर, बोलने में दिक्कत होती है, समझना वर्णिक क्षेत्र से संबंधित है। यस, बी जिसने भी दिया है सही उत्तर दिया, शाबाश, होशियार हो रहे हो तुम सारे, बी। नेक्स्ट है, भाषा पर संस्करण के लिए ब्रोका क्षेत्र किस अन्य मस्तिष्क के साथ मिलकर काम कर देता है। तो ब्रोका कौन से मस्तिष्क के साथ मिलकर काम करता है, वर्णिक एरिया के साथ, ठीक है। ब्रोका एंड वर्णिक, ये कोई एरिया नहीं है, ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे, ध्यान रखना। इन्होंने भाषा के ऊपर बात करी थी तो इन्होंने नाम भी ब्रोका एंड वर्णिक क्षेत्र दे दिया, ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। कहीं सोचो ये दोनों कोई क्षेत्र का नाम है, तो उन्होंने अपने ही नाम से क्षेत्र का नाम दे दिया, ब्रोका एंड वर्णिक। ब्रोका का क्षेत्र में क्या शामिल होता है, स्पीच उच्चारण होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड करना होता है, लैंग्वेज का योजना बनाना होता है, या लिखित पाठों को समझना। ये कहता ब्रोका क्षेत्र में शामिल है सिवाय भाई एक चीज शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। तो क्या भाई, पाठ का समझना, अंडरस्टैंडिंग द रिटन भाषा को समझना इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रोका, वो बोलने से संबंधित है, लिखन भाषा से संबंधित नहीं है। तो आंसर रहेगा 4, ठीक है, आंसर रहेगा 4। वर्णिक क्षेत्र मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेवार है, तो वर्णिक क्षेत्र किसके लिए जिम्मेवार है, स्पीच कॉम्प्रीहेंड, भाषा को समझने से संबंधित, स्पीच प्रोडक्शन, भाषा के उत्पादन से संबंधित, विजुअल प्रोसेसिंग, दृश्य से संबंधित, या मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर से संबंधित। तो किससे संबंधित है भाई, ये स्पीच कॉम्प्रीहेंड करने से संबंधित, ठीक है। तो वर्णिक किससे संबंधित है, स्पीच कॉम्प्रीहेंड करने से संबंधित। आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, आंसर आपका रहेगा 1, ठीक है, आंसर आपका रहेगा 1। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के कौन से क्षेत्र में वर्णिक स्थित है, वर्णिक और ब्रोका एक ही है, लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर ही है, ये आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट टेम्पोरल लोब, राइट ऑप्टिकल सेरिबेलम, तो लेफ्ट टेम्पोरल लोब बाएं कान के खंड के पास है ये, तो ये भी वहीं पर होता है, ध्यान रखना आपको। आंसर रहेगा 1, ठीक है। भाषा से संबंधित कुछ भी है वो लेफ्ट में ही होगा, ध्यान रखना। क्रिएटिविटी से संबंधित है वो हमेशा राइट में होगा। वर्णिक क्षेत्र की क्षति का परिमाण होता है, डैमेज ऑफ द वर्णिक क्षेत्र। आपका वर्णिक क्षेत्र डैमेज है तो क्या होगा, आपका वर्णिक क्षेत्र डैमेज है तो आपको भाषा समझ नहीं आएगी, बस डिफिकल्टी होएगा आपको अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी है, वर्णिक क्षेत्र में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने में, प्रोडक्ट करने में, स्पीच करने में प्रॉब्लम है, तो ब्रोका क्षेत्र में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा भाई, यहां पर 2 रहेगा। नेक्स्ट है कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान के जो पिता कहा जाते हैं विलियम वुंट को कहा जाता है। आपको फटाफट से कमेंट करें, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी, कौन से सन में, फटाफट से कमेंट करेंगे, पहला ही साइकोलॉजी का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा भाई, विलियम वुंट रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है किसकी भाई, आत्मा की, मन की, व्यवहार की, थॉट्स की। तो आपको पता है पहले आत्मा था, फिर मन था, फिर चेतना थी, और लास्ट में क्या है, बिहेवियर, ठीक है, लास्ट में क्या है, बिहेवियर है। तो आपको ध्यान रखना बिहेवियर की जो साइंटिफिक स्टडी है वो ही क्या है, ये 19 वाला कहां से पैदा हो गया रे, 19 है, 19 में नहीं है, 18 है, 1879 है निकम्मो, 19 वाले कहां से पैदा हो गए तुम, है रे। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, द टर्म कॉग्निटिव साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन, संज्ञानात्मक साइकोलॉजी किस चीज पर फोकस करती है, भावनाओं पर फोकस करती है। संज्ञान का मतलब होता है थॉट, चिंतन, थॉट चिंतन, मेंटल प्रोसेस, ठीक है, थॉट चिंतन, मेंटल प्रोसेस, ये किससे संबंधित होती है भाई, आपकी संज्ञान से संबंधित होती है। तो आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है, आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। आपको ध्यान रखना है, थॉट, संज्ञान, इनसे संबंधित होती है ये। नेक्स्ट है, पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, हम डिस्कस कर चुके हैं, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। लिप्जिंग ऑप्शन में मिलता है तो यू विल गेट द आंसर लिप्जिंग, लिप्जिंग ही करेंगे आप आंसर। लिप्जिंग ऑप्शन में नहीं मिलता तो जर्मनी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
सचेतना की धारा का प्रस्ताव किसने दिया था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस गिवन बाय सचेतना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसके द्वारा दिया गया था? आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था भाई? विलियम जेम्स के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसर्निंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है, विलियम जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था भाई? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। याद होगा सबको, 5 आवश्यकताएं दी थी। सबसे पहले आपकी शारीरिक नीड्स है, फिर आपकी सुरक्षा की भावना है, फिर आपकी स्नेह और सम्मान है, ठीक है, फिर आपका क्या था वो फिर आपका स्नेह और संबंध है, फिर सम्मान की भावना, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि की भावना, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। मनोविज्ञान शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था, पहला ही चैप्टर है। मनोविज्ञान शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था 1590 में रुडोल्फ गोल्काय हैं जिसने अपनी बुक साइकोलॉजिया के अंदर मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। और मनोविज्ञान भाषा के रूप में या पढ़ाई के रूप में आया था 1900 में, 1900 पूरा में ये पढ़ाई के रूप में आ गया था। 1590 में रुडोल्फ गोल्काय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंदर मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। हाँ, लाइक वाइक तो नहीं करते तुम, हो तो मां निकम्मे, ना ही तुम रीट और आरपीएससी वालों से शेयर करते। एटलीस्ट तुम रीट वाले कितने सारे बच्चे होते हैं, पूरा राजस्थान रीट दे रहा है, तुम हरियाणा वाले मतलब इतना भी नहीं कर सकते अपने टीचर के लिए। तुम्हारे जो भी राजस्थान के साथी संगी हैं और जो भी राजस्थान का भूल चूक से अपने चैनल पे आ गया, देख रहा हो भाई, टेंशन ना ले, तुझे 30 में से 30 मिलेंगे, लेकिन अपने सारे साथियों के साथ वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। तो एटलीस्ट तुम मैडम के चैनल को यार राजस्थान में तो पॉपुलर कर दो थोड़ा सा, हरियाणा की तरह। अरे तो आंसर रहेगा 1590। नेक्स्ट है व्हाट डज द गेस्टाल्ट मीन जर्मन? गेस्टाल्ट शब्द को जर्मन भाषा में क्या बोलते हैं? तो गेस्टाल्ट शब्द का मतलब कई बार बता चुका है, गेस्टाल्ट शब्द होता है एट द होल, ठीक है। गेस्टाल्ट शब्द का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट शब्द का मतलब होता है एट द होल, संपूर्ण। कौन था गेस्टाल्टवादी आपका? वर्दीमर, ठीक है, वर्दीमर। एक नाम पूछा जाए तो वर्दीमर, वैसे वर्दीमर, कोहलर, कोफका एंड लेविन, ठीक है, वैसे तो ये 4 हैं, बट एक नाम पूछा जाए तो किसका आंसर करेंगे? वर्दीमर करेंगे, जर्मनी से थे ये भी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज, विकासात्मक मनोविज्ञान डैश में परिवर्तनों का अध्ययन करता है। विकासात्मक मनोविज्ञान डैश में परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है भाई? आपके केवल बचपन का अध्ययन करता है, वयस्क का अध्ययन करता है, वृद्धावस्था का अध्ययन करता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान आपकी वृद्धि और विकास का अध्ययन करता है। तो वृद्धि और विकास का अध्ययन करता है तो इसका मतलब आपके लाइफ स्पैन का अध्ययन करता है। तो इसका मतलब किसका अध्ययन करता है भाई? लाइफ स्पैन का अध्ययन करता है। तो आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर यहाँ पर सी रहेगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट है विरासत और पर्यावरण का अध्ययन डैश का भाग है। तो विरासत या पर्यावरण, ठीक है, ये कह रहा है द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये यहाँ पर विरासत क्यों लिख दिया बावड़ा बनाने के लिए हिंदी में? ये यहाँ पर वंशानुक्रम आएगा, मैं भी यूं करूँ, ये विरासत का अध्ययन कौन सा हो गया भाई? कल्चर हो गया। हाँ, वंशानुक्रम और पर्यावरण का अध्ययन, तो मैंने अभी बताया है आपकी हेरिडिटी, आपकी पर्यावरण, आपका जीवन काल, आपका एनवायरनमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखना है। समाज से रिलेटेड सोशल साइकोलॉजी, आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, और ये इवोल्यूशनरी जो बहुत सारी थ्योरीज जो परिवर्तन आते रहते हैं उसमें, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आंसर रहेगा सी, ठीक है, तो आंसर यहां पर रहेगा सी। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में कार्यवाद के संस्थापक कौन है? तो कार्यवाद फंक्शनलिज्म रिलेटेड है किससे भाई? आपका फंक्शनलिज्म किससे रिलेटेड है? विलियम जेम्स से रिलेटेड है, ठीक है। फंक्शनलिज्म कार्यात्मक किससे रिलेटेड है? विलियम जेम्स से रिलेटेड है। क्या आपका फंक्शनलिज्म किससे रिलेटेड है? विलियम जेम्स से रिलेटेड है। प्रयोगात्मक रिलेटेड है विलियम वुंड से, ठीक है, प्रयोगात्मक या संरचनात्मक संबंधित है विलियम वुंड से। जॉन वाटसन से संबंधित है, व्यवहारवाद से संबंधित है, और ये टिचनर इसी के सदस्य रहे हैं वुंट वगैरह के। नेक्स्ट है
विच इज द साइकोलॉजिस्ट एसोसिएट विद द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रक्षेपणात्मक, ऑब्जर्वेशनल, व्यवहारवाद, साइकोलॉजी से संबंधित कौन है? तो आपको पता ऑब्जर्वेशनल किससे संबंधित है भाई? ऑब्जर्वेशन के व्यवहार से सामाजिक अधिगम किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन किससे संबंधित है? अल्बर्ट वंडूरा से संबंधित है। ऑब्जर्वेशन किससे संबंधित है? अल्बर्ट वंडूरा से संबंधित है। तो आंसर यहां पर रहने वाला है 1। ठीक है, आंसर यहां पर रहने वाला है 1। तुम है ना कमेंट में ये थम्स अप मत किया करो, असली में वीडियो को थम्स अप और कमेंट किया करो। ठीक है, कमेंट के थम्स अप क्लास खत्म होते ही गायब हो जाते हैं, है ना। तो आंसर रहेगा 1। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा मानसिक रोगों के निदान और उपचार में कार्य करती है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 30+ क्वेश्चन लेती हूं मैं एक दिन में, 35 के राउंड। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा मानसिक रोगों के निदान के उपचार पर केंद्रित है? तो जहां पर भी निदान शब्द आ जाए, जहां पर भी निदान आ जाए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नैदानिक है, डायग्नोस्टिक है, उसको हम बोलते हैं साहित्यिक मनोविज्ञान की भाषा में क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी। आंसर रहेगा क्या भाई यहां पर? 1। यस, इट्स ऑल अबाउट टुडे सीरीज। और ये क्वेश्चन अभी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, डेली की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम का नेम है अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा, ऑफिशियल टेलीग्राम है अपना, उसमें 60,000 के आसपास बच्चे हैं, वही मेरा एक टेलीग्राम है। उसके अलावा मेरा कोई भी टेलीग्राम नहीं है। उसके अलावा जो टेलीग्राम है वो सिर्फ बैच के स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो बैच वाले बच्चों को बैच में ही मिलता है, वो अलग है। लेकिन उसके अलावा जब ऑफिशियल सबके लिए जो होता है यूट्यूब ऐप सबका एक टेलीग्राम है, वो सिर्फ एक ही है, जिसका लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है। मैं इसलिए बताती हूँ कि भाई रैंडम कोई बच्चा किसी टेलीग्राम पे आ जाए और फालतू में सोचे मैडम का है, तो भाई मेरा नहीं है। ठीक है, चलो, तो होप सो गाइस आपको क्लास में मजा आया। वो मुझे पता चलता नहीं है, तुम्हें मैं बीच में कमेंट नहीं देखती हूँ। ये क्लास नंबर 13 या 14 है। 6 क्लास और करवाऊंगी बस। ठीक है, 6 क्लास और करवाऊंगी। इसके बाद जो सीडीपी का चैप्टर वाइज का काम है ये अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, 6 क्लास और करवाऊंगी। 6 क्लास और करवाते ही जो सीडीपी का चैप्टर वाइज का काम है ये अपना क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर 6 क्लास और होते ही, क्योंकि मैंने लगभग सब कुछ करवा रखा है। प्रीवियस पेपर मैंने करवा रखे हैं, खूब मैंने पढ़ा रखा है भाई। फिर इसको देंगे विराम। फिर जब एस्टेट की बिल्कुल पेपर से 1 वीक पहले रह जाएगा ना, जब पेपर आ गया, डेट आ गई, रोल नंबर आ गए, तो उससे पहले ऐसे ही तुम्हारा एक क्विक रिवीजन सा मजे मजे में कुछ मेरा दिल करेगा मैं करवा दूंगी, जब तक तुम अपने आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, बैच में हो बैच में पढ़ते रहो, यूट्यूब पे है यूट्यूब पे पढ़ते रहो, जैसा तुम्हारा मन करे पढ़ते रहो। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, चैप्टर वाइज तुम्हें करवा दिया है। 13वीं क्लास है या 14वीं है, 20 करूंगी टोटल, बस 20 क्लास करके मैं ये वाली सीरीज बंद कर दूंगी। और फिर इस सीरीज के बाद हम एक सीरीज और शुरू करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड होगी, क्योंकि वो सीरीज आपको फिर उसमें भी काम आ जाएगी सीईटी के अंदर। और एक बच्चा पूछ रहा था सीईटी का बैच ऐप के ऊपर है, 2023 की लेटेस्ट वीडियो वहां पर डाली गई है। हमने कंटेंट पे काम किया, हमें कोई लाइव रिकॉर्डेड का भ्रम नहीं होता है। ठीक है, हम वहां कंटेंट पर काम करते हैं। आपको एज इट इज पेपर्स में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल सीईटी का बैच ऐप के ऊपर है। 3रे और 4थे नंबर पे जाओगे तो आपको ऐप पे बैच जो है मिल जाएगा। ठीक है, सीईटी का कंप्लीट बैच है। और अभी सीईटी से बात आया, चलो 2 बज गए हैं, 2:30 बजे दोबारा आना। उसके अंदर मैं तुम्हें सीईटी का, हाँ, इंटरेस्ट एप्टीट्यूड इनके क्वेश्चंस कर लेंगे ना कल परसों। मैंने बोला 20 क्लास होंगी, अभी 7 क्लास बाकी है। 7 क्लास में क्या पता मैं तुम्हें क्या क्या बढ़ा दूं, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा एक भी टॉपिक नहीं रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बाकी भाई वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। अभी तुम मां निकम्मे हो, देख 6 लोगों ने लाइक किया है। वीडियो को लाइक किया करो। सब कहते हैं जिस वीडियो पे लाइक होते हैं ना, कमेंट होते हैं, वो वीडियो सर्च में आती है। मेरी कोई भी वीडियो सर्च में नहीं आती हो है। तुम क्या करते हो? तुम्हें पता है मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, मुझे नहीं पता वीडियो को कैसे सर्च में लाया जाता है। बस यूट्यूब पे ये बोलते हैं जिस वीडियो पे लाइक कमेंट होते हैं वीडियो सर्च में आती है। तो निकम्मे हर वीडियो को खूब सारा शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, फिर अपनी सारी वीडियो सर्च में आने लगेंगी और फिर अपा भी फेमस हो जाएंगे एक दिन खूब सारे हैं। चलो बाय बाय, क्योंकि तुम जिसको भी शेयर करोगे उसका भला ही होएगा, उस बेचारे का पेपर ही पास होएगा। हरियाणा जी की क्लास 8:30 बजे है जो हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं 2:30 बजे मिलती हूँ तुम्हें सीईटी की डिटेल वीडियो के साथ, टॉपिक वाइज कैसे प्रिपेयर करना सीईटी को। 2:30 बजे मिलती हूँ लाइव।
हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाजिर हैं भाई अपनी मंडे टू फ्राइडे सीरीज के साथ, जो हम कर रहे हैं सीडीपी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज, जो कि सभी एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो एस्टेट है, सीटेट है, रीट है, डी++ है, केवीएस है, एमपीटेट है, पीटेट है, वट एवर यूर एग्जाम इज, आरपीएससी है, जहां भी सीडीपी आएगी वहां पर ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम चैप्टर वाइज में आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में श्योर है क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो डिसेबिलिटीज एंड फोबिया चैप्टर से रिलेट रहेंगे। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्ट। कल का टॉपिक क्या है मुझे खुद नहीं पता, लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं, मैं खुद ही सोच रही हूँ 2-3 क्लास लेनी है। गाइडेंस वगैरह ले लेंगे, रुचि अभिरुचि गाइडेंस, इनके ही बचे हैं। ठीक है, फिर लास्ट में एक बार प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की को दोबारा ले लेंगे, उनसे ही शुरू किया था, उनसे ही एंड कर देंगे, उनके अलग से क्वेश्चन कुछ होंगे। तो नेक्स्ट है 20 क्लास करवाऊंगी मैं तुम्हें ये बस। ठीक है, 20 क्लास करवाऊंगी, आज 15 है, 15 या 16 है, जो भी है, 20 क्लास करवाऊंगी टोटल। सारे चैप्टर की एक बार मैंने अपनी तरफ से चैप्टर वाइज करवा दी, बाकी तो खुद भी पढ़ना पड़ता है कुछ, पर वो तुम्हें जरूरत नहीं है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी? निम्न में से कौन सा एक सीखने की विकलांगता का उदाहरण है? आपको बताना विच इज द एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। आपका डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है, सीजोफ्रेनिया है या डिप्रेशन है। ये मेंटल न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो पढ़ने संबंधी या लिखने संबंधी डिसेबिलिटी यदि हम बात करें, सीखने की जो विकलांगता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो कौन सी होती है भाई? डिसलेक्सिया होती है। यहां से कंफर्म है, क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। नेक्स्ट है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी? 2016 का विकलांग व्यक्तित्व का जो अधिकार है, अधिनियम है, उसमें कितनी विकलांगताएं हैं, मतलब कितनी आपकी डिसेबिलिटीज हैं उसके अंदर। तो ध्यान रखना, आरपीडीडब्ल्यू एक्ट का पहले जो नाम था RPWD, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका पहले सिर्फ PWD एक्ट नाम था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो 1995 में आया था, जो 1995 में आया था, और जिसमें मूल रूप से 7 डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई थी। ठीक है, मूल रूप से 7 डिसेबिलिटीज यूज की गई थी और उनको थोड़े बहुत प्रोविजन दिए गए थे। लेकिन फिर सरकार में धीरे धीरे ये हुआ कि डिसेबल्ड लोगों को अलग से राइट्स देने चाहिए, अलग से बहुत सारी फैसिलिटीज देनी चाहिए। तो उसी एक्ट को रिवाइज किया गया 2016 में, उसी एक्ट को 1995 वाले को रिवाइज किया गया 2016 में, और 2016 में इस PWD एक्ट का नाम कर दिया गया RPW, क्योंकि इनको राइट्स दे दिए, इनको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए, तो इसको RPDW एक्ट बोला गया। और इसके अंदर 14 डिसेबिलिटीज और ऐड की गई, और टोटल डिसेबिलिटीज हो जाती हैं कितनी भाई? 21। नेक्स्ट है इरेशनल फियर। तो ये भी पूछ सकता है ना, मूल रूप से कितनी थी? तो ध्यान रखना, पहले 7 थी। एन इरेशनल फियर ऑफ द हाइट्स इज नोन एन, हाइट का डर, ऊंचाई से डर जो है क्या कहलाता है? तो ऊंचाई का डर क्या कहलाता है भाई? मैंने तुम्हें कई बार रखा, क्रो, क्रो हाइट में उड़ता है। ठीक है, एक्रो, क्रो क्या करता है? हाइट में उड़ता है। तो एक्रो इज अ रूट वर्ड फॉर द हाइट। यदि हम डिटेलिंग में जाए तो एक्रोफोबिया क्या होता है भाई? तो एक्रोफोबिया आपका होता है, हाइट से जो फियर होता है वो क्या होता है भाई? एक्रोफोबिया होता है। ये एग्रोफोबिया होता है ओपन प्लेसेस का, खुले स्थानों का, ओपन प्लेसेस का जो फियर होता है वो एग्रोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया जो होता है वो क्लोज प्लेसेस का होता है। क्लस्टर ऐसे याद कर लेंगे, गुच्छा गुच्छा बंद बंद होता है। तो क्लस्ट्रोफोबिया होता है क्लोज प्लेसेस से जो फियर होता है वो क्लस्ट्रोफोबिया होता है। और ज़ेनोफोबिया होता है, ये होता है फियर ऑफ फॉरेनर्स, अजनबियों का डर, फॉरेनर्स का डर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज़ेनोफोबिया बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर रहेगा बी। PDF ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, डेली की क्लास की डेली PDF टेलीग्राम पर भेज देती हूँ। A phobia is classified under which categories of disorder? फोबिया को विकारों की किस श्रेणी में रखा जाता है? मतलब फोबिया किस कैटेगरी का फियर होता है? आपको बताना है, ये एक मूड डिसऑर्डर होता है, मतलब आपके मूड में प्रॉब्लम है तो आपको इधर उधर हो गया। ये एक एनेक्साइटी डिसऑर्डर होता है, ये एक चिंता डिसऑर्डर होता है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, व्यक्तित्व डिसऑर्डर तो बिल्कुल नहीं होता है। ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है कि आपकी एक मनोवृत्ति है, एक मनोवृत्ति डिसऑर्डर होता है। तो फोबिया में क्या होता है? फोबिया में आपको बिना बात की चिंता सताए रहती है। कहते हैं ना भाई, कोई लॉजिक नहीं होता, बस आपको है ना टेंशन होती है कि ओहो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है,
तो आपको कोई लॉजिक नहीं होता, बस आपको क्या रहती है भाई, एक चिंता सताती रहती है कि ये हो गया और हो, मुझे पानी से डर लग रहा है, मुझे उससे डर लग रहा है। तो ये जो होता है एक तरह से एंजाइटी, चिंता वाला डिसऑर्डर होता है। मतलब आपको एक बिना बात की चिंता रहती है कि मैं ऊंचाई से गिर जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। इसको आप विकृति भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मन वाले डिसऑर्डर और वाले होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये एक फालतू की चिंता होती है बस कि मुझे इससे डर लग रहा है, मुझे इससे, एंजाइटी टाइप का होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म इंक्लूसिवनेस मींस इन एजुकेशन? शिक्षा के अंदर समावेशन का क्या अर्थ होता है? टीचिंग ओनली स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल बच्चों को पढ़ाना ही समावेशन होता है। हाँ, केवीएस के ऊपर मैं रोज भूल जाती हूँ, आज केवीएस के ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगी, और केवीएस के बैच का प्राइस भी लो कर दिया गया है ऑन योर डिमांड। न्यू ईयर से जितने भी कॉमन बैचेस थे जो कि सेशन नहीं था जिनका, तो और आगे आएगा उनका सेशन, तो जब आएगा देख लेंगे। अभी के लिए सारे बैच मैंने तुम्हारी डिमांड पे लो प्राइस में कर रखे हैं, केवीएस, DSSB, ये वाले सारे, ठीक है। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। फोकसिंग ओनली द एकेडमिक परफॉर्मेंस, सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पर फोकस करना। सेपरेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, विकलांग बच्चों को अलग कर देना। तो देखिएगा, इंक्लूजन का मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देना ही क्या होता है भाई? तो ये क्या होता है भाई? इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आंसर रहेगा बी। आज केवीएस की वीडियो डैम श्योर आपको मिल जाएगी 120%। व्हाट इज द फुल फॉर्म इज IEP? ये बहुत बार आया है, अभी अभी हाल फिलहाल जो स्क्रीनिंग के एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEP इन स्पेशल एजुकेशन? विशेष शिक्षा में IEP का पूरा रूप क्या होता है? ठीक है, विशेष शिक्षा में IEP का पूरा रूप क्या है आपको बताना है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है ये, वैसे मैं आपको बताऊं, ये प्लान लिखा ना, यहाँ प्रोग्राम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, प्लान नहीं होता है, ठीक है। प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन नहीं, ये होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम ऑप्शन में नहीं है तो प्लान कर दिया एक अलग बात है, लेकिन ये प्रोग्राम होता है, ध्यान रखना। तो आंसर रहेगा ए। ये इंडिविजुअल की एजुकेशन का प्रोग्राम होता है, ठीक है, इंडिविजुअल, नॉट इंटरनेशनल, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत शिक्षा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसेबिलिटी अंदर RPDW एक्ट 2016? RPDW एक्ट 2016 के तहत ये डिसेबिलिटी नहीं है। कौन सी नहीं है? डिस्ग्राफिया नहीं है, कैंसर नहीं है, लो विजन नहीं है, ऑटिज्म नहीं है। तो आपको पता है कैंसर, हार्ट अटैक, ये एक अलग प्रकार की बीमारियां हैं, ये इस डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर शामिल नहीं की गई है, इस प्रकार की बीमारियां, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द, ये अभी सीटेट में आया था हाल फिलहाल ये क्वेश्चन, व्हाट डज द ब्रेल स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट? ब्रेल जो लिपि है वो क्या प्रदर्शित करती है? आपकी जो ब्रेल लिपि होती है, जो अंधे व्यक्तियों के लिए होती है, तो ब्रेल लिपि क्या प्रेजेंट करती है आपको बताना है। लैंग्वेज फॉर हियरिंग इंपेयरमेंट, जो श्रवण बाधिता वाले लोग होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको एक भाषा प्रदान करती है। या टेक्टाइल स्क्रिप्ट ऑफ द विजुअली इंपेयरमेंट, दृष्टिहीनों के लिए स्पर्श पर आधारित कोई चीज ये देती है। लैंग्वेज फॉर स्पीच इंपेयरमेंट, वाणी की बाध्यता पे काम करती है। नन ऑफ द अबो, तो आपको पता है ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल सीटेट लेवल 2 में भी आया था। ये क्या है भाई? टेक्टाइल स्क्रिप्ट ऑफ विजुअली, मतलब जो देख नहीं सकते हैं उनको ऐसे स्पर्श करके सिखाने वाली जो लिपि होती है, कौन सी भाई? ब्रेल लिपि, ठीक है। हाँ, उसका शॉर्ट बना दूंगी प्रतिभा, उसका शॉर्ट बनाऊंगी मैं, ठीक है। जो हरियाणा वाला विशिष्ट व्यंजन है उसका मैं शॉर्ट बनाऊंगी आज। तो यहां पर आंसर रहेगा बी, ठीक है। आंसर क्या रहेगा भाई? बी। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, IEP का मतलब क्या है? IEP का मतलब है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये यहां पर सही था तो मैंने जान के दोबारा ऐड किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग? UDL, यूनिवर्सल जहां पर भी आ जाता है मतलब सार्वभौमिक मतलब सबका विकास, सबकी पढ़ाई, सबके लिए सारी सुविधाएं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। UDL सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन का मुख्य फोकस क्या है? रोट लर्निंग नहीं, इक्वल एक्सेस फॉर ऑल द लर्नर्स, स्पेशल एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको पता है इस UDL का मतलब ही क्या है? सभी विद्यार्थियों पर शिक्षा समान रूप से पहुंचे, सभी को शिक्षा की सारी फैसिलिटी समान रूप से मिले। तो यही क्या है भाई? आपका यूनिवर्सल अधिगम डिजाइन, जिसको आप UDL कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल लर्निंग डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ध्यान रखना, आंसर रहेगा बी।
नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD शॉर्ट फॉर्म पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखी मिल जाती है, पूरा क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो मेक श्योर आप शॉर्ट फॉर्म पर भी काम करें। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, तो मुख्य रूप से ये किसे इंपैक्ट करता है, फिजिकल हेल्थ को इंपैक्ट करता है। मतलब ऑटिज्म है भाई तो आप सोशली करेक्ट नहीं होते, तो फिजिकल हेल्थ का कोई इसमें खास रोल नहीं है। सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ये भी सीटेट में आया था हाल फिलहाल क्वेश्चन। कोग्निटिव डेवलपमेंट या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होता है वो सोसाइटी से ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्शन नहीं कर पा सकता, तो वो क्या होता है भाई, सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन, जो सोसाइटी से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पा सकता। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा भाई, बी रहने वाला है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, बी। यस, वेरी गुड, शाबाश। तुम इस टाइम बड़े कम बच्चे आते हो ना क्लास देखने, रात को तो सारे रहते हो हरियाणा जीके वाली सीरीज में, है ना। इस टाइम तुम कम क्यों आते हो? कोई बात नहीं, जो आते हैं उनको पढ़ा देंगे। बाद में तो देखते ही होगे तुम प्रैक्टिस सीरीज, या नहीं देखते तुम? चलो नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज एड्रेस्ड बाय द विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज एड्रेस बाय द कोक्यूलर इम्प्लांट्स। कोक्यूलर इम्प्लांट्स किस प्रकार की विकलांगता का समाधान है? ये एक नया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर लेना। ये हियरिंग इंपेयरमेंट से संबंधित होता है। ठीक है, ये एक विधि होती है कोक्यूलर इम्प्लांट्स, जिसमें सुनने से संबंधित कुछ काम किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये नया क्वेश्चन है, एड ऑन इन योर नॉलेज। ये क्या है, हियरिंग इंपेयरमेंट से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित होती है, हियरिंग इंपेयरमेंट से। ऐसे याद कर लेंगे, कोक्लियर कान से रिलेट करता है और कान सुनने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो यहां पर आपको याद रखना है, तो आंसर यहां पर बी रहेगा। जो मेन सब्जेक्ट में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें मेरा बैच 100% नहीं काम आएगा, क्योंकि देखो मैं 30 नंबर वाली साइकोलॉजी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, 30 में से 30 आ जाएंगे, लेकिन आपका जब सब्जेक्ट है जो पीजीटी वाला 60 नंबर का, तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम देयर, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट 100% नहीं मिलेंगे, क्योंकि पीजीटी में आपको पता है मैं इंग्लिश करवाती हूँ, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है पीजीटी वाला, है ना, तो सीडीपी वाला नहीं है। लेकिन आप अपने पेपर, मैंने कितनी बार बोला, जो पीजीटी साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं 60 नंबर का पेपर, अब कृपा करके एकेडमी पर शेयर कर दो, मैं देख लूंगी, फिर मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी, क्या पता उस पेपर का मोस्टली हिस्सा हमारे में से आए। मैंने सीडीपी बहुत डीप पढ़ा रखी है बैच में, पीजीटी वाले बच्चे हर बार देते हैं और वो बोलते हैं मैडम हमारे बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, जो मतलब पीजीटी कॉमन नहीं, कॉमन के तो पढ़ाती हूं मैं, जो पीजीटी सब्जेक्ट में साइकोलॉजी होती है 60 नंबर की, तो उनके बहुत क्वेश्चन निकल जाएंगे 30 नंबर वाली साइकोलॉजी से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, मानसिक मंदता शब्द को अब किस में बदल दिया गया है? ये कहता था टर्म मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता, पहले बोलते थे मानसिक मंद बुद्धि है, मेंटली रिटार्डेड है, अब इस टर्म को बदल के क्या बोलते हैं भाई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नया है। ये जो मेंटल रिटार्डेड है, मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन की जगह हम उसको क्या बोलते हैं, हाँ मेंटली रिटार्डेड पर्सन की जगह हम क्या बोलते हैं भाई, इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, इसको बौद्धिक अक्षमता है, ना कि हम ये कहेंगे ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। तो आजकल मेंटली रिटार्डेड के लिए स्टैंडर्ड वर्ड आ गया है, क्या आ गया भाई, स्टैंडर्ड वर्ड, दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये आपको ध्यान रखना है, बौद्धिक विकलांगता। नेक्स्ट है गतिशीलता बाधित व्यक्तियों द्वारा आमतौर पर किस सहायक उपकरण का यूज किया जाता है? गतिशीलता मतलब जिनको चलने में प्रॉब्लम है, जिनकी गति में प्रॉब्लम है, जो प्रॉपर चल फिर नहीं पाते, तो उनके लिए क्या उपकरण यूज होता है? उनके लिए हियरिंग एड्स यूज होंगे, उनके लिए व्हील चेयर यूज होंगी, उनके लिए ब्रेल बुक्स, देखो ब्रेल बुक्स अंधे व्यक्तियों के लिए होती हैं, हियरिंग एड्स जो सुन नहीं सकते उनके लिए होंगे। तो भाई जो गतिशील है, जिनको मतलब एक तरह से इंपेयरमेंट है मोबिलिटी की, तो उनको तो चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्या असिस्ट करेंगे भाई, व्हील चेयर असिस्ट करेंगे, और व्हील चेयर्स की सहायता से वो बच्चे इधर उधर ऊपर नीचे जा सकते हैं। आपको पता है स्कूलों में आपने देखा अब रैंप्स है, पहले स्कूलों में रैंप देखे थे, हमारे टाइम जब हम पढ़ते थे स्कूलों में रैंप्स नहीं होते थे, ठीक है, स्टेयर्स ही देखी थी हमने, रैंप नहीं देखे थे। बट अब आप स्कूलों में जाओगे आपको स्टेयर्स के साथ साथ ऐसे रैंप भी मिलते हैं ऊपर जाने के लिए। तो रैंप इसीलिए लगाए गए हैं इनके हेल्प के लिए, डिसेबल्ड्स के लिए, जब से इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोविजन आया है, पहले रैंप्स नहीं होते थे हमारे टाइम। नेक्स्ट है द फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस इज कॉल्ड। क्लोज प्लेसेस में जो फियर है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है,
क्लोज प्लेसेस का जो फियर है वो क्या कहलाता है? क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। आंसर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अराक्नोफोबिया? एक नया फोबिया है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द अराक्नोफोबिया? अरेक्नोफोबिया, ठीक है, ये स्पेलिंग देख लो। एनेक्रो, एक्रो ऊंचाई, एग्लो ओपन प्लेसेस, ये है अराक्नो, ठीक है। अराक्नो हाइट, हाइट तो पता आपको ऊंचाई में उड़ना होता है, तो ऊंचाई में उड़ना तो एक्रो होता है। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर क्या होता है? निक्टोफोबिया होता है, ठीक है। अंधेरे से डर क्या होता है? निक्टोफोबिया होता है। और वाटर, पानी का फियर, पानी मतलब हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया होता है। तो अपने आप ही अंडरस्टूड है ये कौन सा हो गया भाई? फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों से डर लगता है। अब किसी को किसी से डर लगता है, जैसे मुझे छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो किसी को कोई डर लगता है, किसी को कोई डर लगता है, ठीक है। तो ये जो स्पाइडर से डर है इसको हम क्या बोलते हैं? अराक्नोफोबिया बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फियर ऑफ वाटर, वाटर से फोबिया क्या कहलाता है? तो फियर ऑफ वाटर क्या कहलाता है भाई? हाइड्रोफोबिया कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोजन H2O वाटर से रिलेट करता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो टर्म है वो गाल्टन ने दी थी, यहां पर ऑप्शन में ही नहीं है, ध्यान से देखिएगा, गलत मत कर देना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो टर्म है वो किसने दी थी भाई? गाल्टन के द्वारा दी गया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। गाल्टन ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। तो यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द है, शब्द की बात चल रही है, इस व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर पूरा काम गाल्टन ने किया था। आपको गाल्टन ऑप्शन में मिलता है तो आप सिर्फ गाल्टन ही उत्तर करके आएंगे, बट गाल्टन में ऑप्शन में नहीं दे रखा, यहां पर ये क्वेश्चन दे दिया। और ये क्वेश्चन किसी इंडिविजुअल स्पेशल एग्जाम के अंदर आया था, ठीक है। तो व्यक्तिगत का जो अंतर, इसने कहा है कि पहली बार शब्द किसने दिया, तो क्या पता डार्विन ने दिया हो। मैंने अपनी डिक्शनरी में नहीं पढ़ा है डार्विन, मैं आपको क्लियर बता रही हूं कि मैंने हमेशा गाल्टन ही पढ़ा है और गाल्टन ही पढ़ाया है, और पेपर्स में भी गाल्टन ही आया है। ये कोई स्पेशल एजुकेशन का किसी पेपर में ये क्वेश्चन था तो मैंने वैसे ही उठा लिया कि फ्यूचर में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन शक्ल से नजर आए गाल्टन के बिना तो डार्विन करा ना भाई, उन्होंने करा अपनी आंसर की में, बट वैसे गाल्टन ही है इसका उत्तर, ठीक है। तो वैसे इसका उत्तर क्या है भाई? गाल्टन है, ध्यान रखेंगे। बट क्या पता डार्विन ने पहली बार इस शब्द को दिया होगा, मैंने तो पढ़ा नहीं कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, ठीक है। तो गाल्टन कर देना। डार्विन ने तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था, ठीक है ना। गाल्टन ने तो थ्योरी, इसने डार्विन ने तो स्पीसीज वाली, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाली थ्योरी दी थी, है ना। आज वाली क्लास ओनली पीजीटी वालों के लिए नहीं है, आज वाली क्लास से क्वेश्चन टीजीटी में भी आते हैं, पीआरटी में भी आते हैं, पीजीटी में भी आते हैं। कल जो डेविड एल्किन और ब्रोका वगैरह था वो ज्यादातर पीजीटी में आते हैं, लेकिन ये तो पीआरटी और टीजीटी में भर भर के आते हैं ये डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ? अपने आप को समझने से संबंधित कौन सी बुद्धि होती है? अपने आप को समझने से संबंधित कौन सी बुद्धि होती है? तो अपने आप को समझना है तो दैट इज इंट्रापर्सनल। ये क्वेश्चन तो आई थिंक तुम्हें अब तक रट जाना चाहिए। इंट्रा शब्द जब भी आए खुद की भावनाओं से रिलेटेड होगा, खुद की भावनाओं से रिलेटेड होगा, और इंटर शब्द जब आता है तो दूसरों की भावनाओं से रिलेटेड होगा, ठीक है। हाँ, तो बी रहेगा आंसर, बी रहेगा आंसर, आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य की जो मैडम क्लास लेती है वो सिर्फ टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट जिनका है वो उनके लिए है, रात 9:30 वाली क्लास, ठीक है। और जो सीईटी में जो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आएंगे वो मैं अपने आप करवा दूंगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सिलेक्टेड आते हैं, वो सिर्फ हिंदी की साहित्य और रचनाएं आते हैं, मैडम अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा रही है, ठीक है ना। वो क्लास सीईटी वालों के लिए नहीं है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आंतरिक बुद्धिमत्ता, आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इज, 2016 पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का जो प्राइमरी, जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑल, सभी को वित्तीय सहायता देना? नहीं भाई। अंश्योरिंग राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार और उनकी गरिमा को सुनिश्चित करना, या विशेष विद्यालय स्थापित करना, या स्वास्थ्य की सेवाओं में सुधार करना? तो आपको पता है अंश्योरिंग राइट्स ऑफ डिग्निटी ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, ठीक है। डेफिनेशन वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं है मैं ही करवा दूं, सबके पास मेरी किताब है, मेरी किताब के हर लेसन के अंदर सबसे पहले 5-7 डेफिनेशन दी गई है, उनको पढ़ लो।
हर चीज पे डिपेंड ना रहा करो, करवा दूंगी वैसे मैं, बट ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हर चैप्टर की डेफिनेशन आपके पास मेरी बुक है, मेरी बुक में हर चैप्टर से पहले उस चैप्टर की 5-7 डेफिनेशन दी गई है, मैं उन्हीं को स्कैन करूंगी, उन्हीं को बताऊंगी, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो तुम, पढ़ लियो। चलो, या जो एक दिन हम लास्ट डे अपना प्रैक्टिस सीरीज का रखेंगे, एक दिन डेफिनेशन ही रख लूंगी उसके अंदर। डिसलेक्सिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिसलेक्सिया वैसे तो हमेशा ध्यान रखना सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी और रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, राइटिंग डिसेबिलिटी डिसग्राफिया होती है, ठीक है, राइटिंग डिसेबिलिटी डिसग्राफिया होती है, लेकिन कई बार ऐसे इकट्ठा ऑप्शन दे देते हैं तो आप उस ऑप्शन से भागिए ना और उसको टिक कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मोटर स्किल्स वाली आपको पता है डिस्प्रेक्सिया के अंदर आ जाती है ज्यादातर, ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट रहेगा ये आंसर, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, which government schemes aims to promote एजुकेशन अमंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन इंडिया, भारत में विकलांग बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी योजना है, मतलब विकलांग बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा दे, सबके साथ शिक्षा पढ़ाई जाए, तो इसके लिए कौन सी योजना चली थी जिसके बाद इसको बहुत ज्यादा वो मिला था, तो सर्व शिक्षा अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना का तो क्या ही काम है शिक्षा में, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री ने घर दिए, उसका भी कोई काम नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी कोई काम नहीं है, तो सर्व शिक्षा अभियान, जिसको अब समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान ही इसका जो है मकसद था इंक्लूसिव एजुकेशन का। आरटी के तहत चला था इंक्लूजन, आपको पता है, और ये स्कीम चली थी सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा दी जाए, सभी को एक समान, इस शिक्षा को कहा गया इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन ये किसके तहत, किस योजना के तहत दी गई भाई, सर्व शिक्षा अभियान, जिसको आप समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द लो विजन, कम देखने से संबंधित, कम देखने से संबंधित, कम दृष्टि से संबंधित कौन सी विकलांगता है, मायोपिया है, ब्लाइंडनेस है, मोतियाबिंद है, एएनसी दोनों है। देखो, कम देखने से संबंधित पूछ रहा है, लो विजन। अब कई बच्चे सोचेंगे यार अंधापन भी तो देखने से संबंधित होता है, लेकिन अंधापन आ गया तो दिखना बंद हो गया, फिर कम दृष्टि थोड़ी ना रहेगी, अंधापन आ गया तो दिखना ही बंद हो गया, कम दृष्टि नहीं रहेगी, वो तो बेचारा फिर देख ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो मायोपिया और जो आपका मोतियाबिंद है, मायोपिया और जो मोतियाबिंद है, तो ध्यान रहे ये मायोपिया और जो मोतियाबिंद है ये किससे संबंधित है भाई, ये आपका कम दृष्टि से, मतलब मायोपिया हो रहा है, मोतियाबिंद हो रहा है तो आपको कम दिखेगा, तो कम दृष्टि से संबंधित है दोनों चीजें। लेकिन ध्यान रखना, ब्लाइंडनेस है तो दृष्टि से संबंधित, लेकिन ब्लाइंडनेस में कम दृष्टि नहीं होती, उसमें तो बेचारा देख ही नहीं पाता है। नेक्स्ट है, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा आमतौर पर कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है, जो दृष्टिहीन है, जो देख नहीं पा रहे हैं, तो कौन सा उपकरण लाते हैं, हियरिंग एड्स। अब दृष्टिहीन है तो ब्रेल, आपको ध्यान रखना है, दृष्टिहीन के लिए कौन सा होता है भाई, ब्रेल बुक्स होती है, ब्रेल लिपि होती है, जो टेक्सटाइल फॉर्मेट में होती है, जिनकी जो लिपि होती है वो टेक्सटाइल होती है, स्पर्श वाली होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान सकता है। हाँ भाई, वो देख सकते हैं, ब्लाइंड वो अलग बात है, वो मन की आंखों से देखते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। चले आगे। नेक्स्ट है, स्पीच थेरेपी इज कॉमनली यूज्ड फॉर द इंडिविजुअल विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, भाषण चिकित्सा का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार की विकलांगता के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। स्पीच की जो आपकी थेरेपी है, जो बोल नहीं पाते, सीधी सी बात है भाई, जिनको कोई बोलने में दिक्कत होती है, जिनको लैंग्वेज में दिक्कत होती है, जिनको स्पीच में दिक्कत होती है, तो उनको ही हम क्या देंगे, स्पीच थेरेपी देंगे, ठीक है। तो जिनको बोलने में दिक्कत है तो उनको ही हम क्या देंगे, स्पीच थेरेपी देंगे। तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, क्योंकि स्पीच थेरेपी उनको ही देंगे जिनको बोलने में इश्यूज हैं, तो उनको स्पीच थेरेपी देंगे, डी रहेगा उत्तर। नेक्स्ट है, विच डिसेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिपीटेड बिहेवियर। सीटेट में आया था ये अभी लेवल 2 में कि वो कौन सी बीमारी है जो इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, रिपीटेड बिहेवियर करती है। तो बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बहुत बार बता चुकी हूँ। रिपीटेड बिहेवियर आ जाए, सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन में इश्यूज आ जाए, तो वो कौन सी होती है भाई, वो आपकी होती है ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। तो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम इसको क्या है बोलते हैं। तो आंसर क्या रहेगा भाई, ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ इंडिया,
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटीज ऑफ इंडिया वर्क फेयर इनके साथ काम करता है? तो भारत में वो कौन सा है जो विकलांगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, NIEPMD, आपको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा मिल सकता है। रेड क्रॉस सोसाइटी, नेशनल लिटरेसी मिशन या WHO? तो आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको NIEPWMD कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो ये क्या है, आपका काम करता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ध्यान रखना है। आंसर रहेगा A। CET के टारगेट आज से शुरू करेंगे, रुको शांति। व्हाट डज द टर्म ऑर्थोपोडिक्स? तो ऑर्थोपोडिक्स क्या होता है? ऑर्थोपोडिक हड्डियों से रिलेटेड होता है। आपको पता ना, आप कहते हैं यार ऑर्थोपेडिक्स के पास जा रहा हूं मैं, हड्डियों में किसी हड्डियों वाले डॉक्टर की दुकान पे जाके देखना, तो ऑर्थोपेडिक लिखा मिलेगा, है ना, लिखा होता है ना ऑर्थोपेडिक। ठीक है, हाँ, डॉक्टरों की दुकान पे लिखा होता है ना। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज, बोन्स एंड मसल से संबंधित जो डिसेबिलिटी होती है, तो वो क्या होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स होते हैं। आपको ध्यान रखना, तो वो क्या होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डियों के डॉक्टर। हल्की मानसिक मंदता वाले लोगों का IQ रेंज क्या है? ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट का, ध्यान रखना। 3 रेंज है। हल्की मानसिक मंदता कितनी है भाई? 50 से 70 है। फिर मॉडरेट है 36 से 51, ये ऑप्शंस के ऊपर वेरी करता है, कई बार 35 से 50 भी लिख देता है, ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे। सही ऑप्शन 36 से 51 रहता है, और वो आपका फिर 25 से, फिर वो आपका 25 से 36 भी लिखा हो जाता है, कई बार 20 से 36 भी लिखा होता है, तो वो ऑप्शंस के ऊपर होता है। ठीक है, तो मानसिक, हल्की मानसिक मंदता 50 से 70 है, फिर मॉडरेट 36 से 51 रहती है, फिर आपकी क्या रहती है भाई, आपकी 20 से 36 भी रहती है, लास्ट सार्व वाली, गंभीर वाली। हल्की मानसिक मंदता की सामान्य विशेषता क्या है? जो कॉमन मतलब माइल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनकी सामान्य विशेषता क्या है? वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों को। आपके पता है जो हल्के मानसिक मंद है, हल्के मानसिक मंद है, वो औरों से थोड़ा सा कम गति से काम करते हैं, मतलब वो ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते, उनके अंदर ज्यादा समस्या, चीजों को ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो डिफिकल्टीज इन एब्स्ट्रैक्ट एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते, दूसरों की कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं, तो ये उनमें क्या होती है भाई, प्रॉब्लम होती है। तो आंसर रहेगा B। नेक्स्ट है, IQ को मापने के लिए सामान्यतः किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो IQ को मापने के लिए सामान्यतः किस परीक्षण का यूज किया जाता है? स्टैनफोर्ड बीने, आपको पता ही है IQ को मापने के लिए कौन सा है भाई, स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि स्टैनफोर्ड ने बनाया था। तो ये IQ को मेजरमेंट करने का टेस्ट है, IQ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट, अच्छा ये टेस्ट पूछा है तो ये बीने का है, स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो ये A रहेगा इसका आंसर, इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का। नेक्स्ट है, हल्की मानसिक मंदता वाले लोगों के लिए कौन सी चिकित्सा सही होती है? भाई जिनमें थोड़ी सी कम बुद्धि होती है, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? उनको संज्ञानात्मक व्यवहार की चिकित्सा देनी चाहिए भाई, याद करने का, सोचने का, थिंकिंग करने, उसकी चिकित्सा देनी चाहिए भाई। प्ले थेरेपी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी मंद बुद्धि है, प्ले थेरेपी उनको दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। ठीक है, स्पीच भाषण, व्यावसायिक और आपकी ऑक्यूपेशंस की थेरेपी दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मंद बुद्धि वाले बच्चों को व्यवसाय की शिक्षा हम जरूर देते हैं, तो सभी थेरेपीज जो है मंद बुद्धि वाले बच्चों को दे देनी चाहिए, सभी प्रकार की थेरेपीज जो है मंद बुद्धि वाले बच्चों को दे देनी चाहिए। तो आंसर रहेगा D। नेक्स्ट है, मध्यम मानसिक मंदता। तो मध्यम मानसिक मंदता मैंने आपको बताया 36 से 51 होती है सही उत्तर, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से उल्टा सीधा थोड़ा बहुत हो जाता, कोई बिग इशू नहीं है। एक बार पेपर वाले ने ये ऑप्शन दे दिया तो ये 36 से 51 के आसपास ही है, तो इसीलिए आंसर B कर दिया, लेकिन सही मैंने बता दिया 36 से 51 होता है, बट थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। तो 35 से 50 भी लिख देंगे, वो पेपर वाले की मर्जी है, 35 से 49 लिख दिया, डजेंट मैटर। ठीक है, कभी भी वो ऐसा नहीं लिखेगा यहाँ 35 से 50 भी लिख दे और 35 से 49 भी लिख दे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करता। और मान लो ऐसा कर देना तो हमेशा ध्यान रखना, इन्होंने जो IQ टेबल दिए थे हमेशा राउंड फिगर वाला, राउंड फिगर का नहीं होता, हमेशा एक कम या एक मतलब ज्यादा वाला जो है इसका फिगर है, आगे तो एक ज्यादा वाला पाएगा, पीछे एक कम वाला पाएगा। जो सही मान ले ऐसे, पहली बात तो ऐसे ऑप्शन डालते ही नहीं है, लेकिन मान लो ऐसे ऑप्शन डाल दे, मैं तुम्हें सही पहचान बता रही हूँ, तो मान ले आगे तो एक ज्यादा नंबर पाएगा राउंड फिगर से और पीछे एक कम नंबर पाएगा राउंड फिगर से। ठीक है, पीछे वाला एक कम पाएगा, आगे वाला एक ज्यादा पाएगा, तो ये चीज भी थोड़ा सा ना अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है,
बट ऐसे करता नहीं है पेपर वाला कभी भी। नेक्स्ट है मध्यम मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा समर्थन सबसे प्रभावी है, आपको बताना है। मध्यम मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा समर्थन सबसे प्रभावी है। आपको कंप्लीट जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, स्थानांतरीकरण, स्ट्रक्चर टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी, आइसोलेट तो नहीं करेंगे भाई उसको, नो स्पेशलाइज स्पोर्ट देंगे उसको, ये देंगे उसको कोई स्ट्रक्चर्ड रूप से, संरचनात्मक रूप से। थैंक यू देव भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो वीडियो को। देखो कुछ ही बच्चे बताते हैं, तुम है ना रिएक्शन नहीं देते आजकल, और एक तो क्लास में इतने कम बच्चे आ रहे हैं सुबह आजकल। मेरा बस मन कर रहा है सीरीज खत्म और कहानी खत्म करूँ सुबह की। तुम आते तो हो नहीं सुबह पढ़ने, फायदा क्या, रात को ही पढ़ाऊंगी बस 8:30 बजे। ये 15वीं या 16वीं क्लास है ना, बस 20 क्लास करवाऊंगी। आते उतने हो नहीं तुम लाइव, मजा ही नहीं आता मुझे पढ़ाने में जब बच्चे लाइव नहीं आते तो स्ट्रक्चर टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है देना चाहिए। स्ट्रक्चर टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, आंसर रहेगा बी। ठीक है, आंसर रहेगा बी। तुम्हारी सीरीज रात को ही रखूंगी मैं, अब सुबह नहीं रखूंगी। सुबह तो मैं अपनी कुछ देखूंगी, आरपीएससी वालों का इंग्लिश वगैरह करवाऊंगी, कुछ अपने सब्जेक्ट का करवाऊंगी सुबह, नए बच्चों के लिए, राजस्थान वालों के लिए थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि तुम आते उतने हो नहीं। और वैसे मैंने तुम्हें एसिड बहुत पढ़ा लिया, मैं तो खुद ही बोर हो गई हूँ। What does the ADHD stands for? तो ADHD किसके लिए स्टैंड करता है, आपको ध्यान रखना है। तो ADHD स्टैंड करता है, किसके लिए करता है भाई, अटेंशन डिसऑर्डर एंड हाइपर एक्टिविटी डेवलपमेंट। ठीक है, अटेंशन डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बहुत बार कर चुके हैं हम। ADHD अति सक्रिय जो बच्चा होता है ना, अवधान नहीं होता है जिसका बहुत ज्यादा, तो ये इसका फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आती है, ध्यान रखना है ना। अटेंशन डेफिशिएट्स, ये मैंने इसको गलत, ये वाली आएगी भाई, बी ऑप्शन आएगा, अटेंशन डेफिशिएट्स हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा, ए नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट है एडीएचडी का सामान्य लक्षण कौन सा नहीं है। क्या चीज एडीएचडी के अंदर नहीं होती है। हाइपर एक्टिविटी, अत्यधिक सक्रियता होती है भाई, ये बच्चे अत्यधिक सक्रिय होते हैं। आप अपने सक्रिय बच्चे को एडीएचडी से ग्रसित ना समझे, मतलब हमारा बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है, वो एक अलग बात है, वो एक्टिव होना भी चाहिए। ठीक है, और आवेगशीलता, इंपल्सिटिविटी, आवेगशीलता, आवेगशील होता है बच्चा, बिल्कुल होता है। डिफिकल्टीज फोकसिंग, ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाता, इतना आवेगी होता है, बिल्कुल ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक विकलांगता का एडीएचडी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या लेना देना नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, तो ये लेना देना नहीं है। आंसर क्या रहेगा भाई, डी रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, सीरीज पूरी करवा के ही बंद करूंगी। 20 क्लास करवाऊंगी, मैंने पहले ही बता रखी है तुम्हें, 20 क्लास करवा के खत्म कर दूंगी सीडीपी की सीरीज, बस बहुत हो गया, बहुत पढ़ा ली। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है विच पार्ट, 20 पार्ट क्या सारे चैप्टर ही करवा दिए, कुछ बचा ही नहीं कोई चैप्टर, बस ये बचा रुचि अभिरुचि निर्देशन परामर्श। कल इसके क्वेश्चन करवा दूंगी, परसों छुटपुट करवा दूंगी, परले दिन डेफिनेशन करवा दूंगी, छुट्टी। पूरी सीडीपी करवा दी है तुम्हें चैप्टर वाइज, बताओ और क्या चाहिए। Which part of the brain is often associated with the ADHD symptoms? कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो ADHD के सिम्टम्स से संबंधित होता है। तो ये फ्रंटल लोब होता है, मस्तिष्क का अग्र भाग होता है भाई, आपको ध्यान रखना है। फ्रंटल लोब होता है, मस्तिष्क का अग्र भाग होता है, तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ADHD। ADHD का मुख्य कारण क्या होता है। पुअर पेरेंटिंग, खराब पेरेंटिंग स्टाइल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते भाई, खराब पेरेंटिंग स्टाइल नहीं कहेंगे। जेनेटिक एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, आपको ध्यान रखना है, अनुवांशिक और तंत्रिका संबंधी तंत्र। ठीक है, अनुवांशिक और तंत्रिका संबंधित तंत्र, आपको ध्यान रखना है। जेनेटिक्स एंड न्यूक्लियर, मतलब कोई जेनेटिक रूप से होता है, किसी को तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए वो आवेगी हो जाते हैं बच्चे, ना कि वो टीवी देखने से, फिजिकल एक्टिविटी और पेरेंटिंग की देखभाल से होते हैं, बल्कि उनमें जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तभी वो क्या हो जाते हैं, ADHD के शिकार हो जाते हैं। आरपीडीडब्ल्यू अधिनियम किस अंतरराष्ट्रीय संधि के साथ संरक्षित है। किसके, कौन सी संधि है भाई, किस संधि के साथ ये काम करता है। तो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो कौन सी संधि है जो आरपीडीडब्ल्यू एक्ट पर काम कर रही है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल हम कनेक्ट हैं, तो कौन सी संधि से है भाई, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो क्या है CRPD। ठीक है, CRPD इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, तो आंसर रहेगा ए रहेगा। ठीक है,
ये ओरिजिनल 7 डिसेबिलिटी है, मैंने लास्ट में डाल दी है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ओरिजिनल 60 डिसेबिलिटी, हर बार एस्टेट में क्वेश्चन डाला गया है कि 60 डिसेबिलिटी में से कौन सी डिसेबिलिटी नहीं थी, तो ये ओरिजिनल 7 डिसेबिलिटी थी जो 1995 वाली, तो ध्यान रखना ये मैंने लास्ट में डाल दी है। पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, ठीक है, और आपका जो है लेप्रोसी क्योर्ड है, कुष्ठ रोग है, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, चलने फिरने वाली, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस, ठीक है। तो ये प्राइमरी 7 डिसेबिलिटीज हैं जो कि पीडब्ल्यू एक्ट में थी, बाद में 14 जुड़ गई हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारी आ जाती हैं ये सब। क्लियर भाई? तो ये थी आज की क्लास और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहे हैं। अब मुझे लगता है अपना कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रहा है, सिर्फ रुचि, अभिरुचि, निर्देशन, परामर्श, संवेग, इमोशन, ये वाला टॉपिक बचता है। तो कल निर्देशन परामर्श के क्वेश्चन ले लूंगी और परसों ले लूंगी रुचि, अभिरुचि, संवेग, इमोशन के क्वेश्चन, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने तुम्हें पूरी सीडीपी चैप्टर वाइज पढ़ा दी है, मतलब पूरी सीडीपी की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा दी है। इतना एक टीचर कभी नहीं करवा सकता। मैंने तुम्हें पूरी क्लास पढ़ाई है, पूरे प्रीवियस पेपर पढ़ाए हैं, पूरी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पढ़ाई है। भाई मैंने तुम्हें बहुत पढ़ा दिया है, मुझे लगने लगा मैं बहुत पढ़ा दिया, इतना कोई नहीं पढ़ाता। बहुत अब नहीं पढ़ाऊंगी सीडीपी का, तो मैं अब नाम नहीं लूंगी जब तक बिल्कुल एस्टेट का रोल नंबर नहीं आ जाता। जब एस्टेट का रोल नंबर आ जाएगा ना, जब एस्टेट का रोल नंबर आ जाएगा तो मैं एक दिन ऐसे ही तुम्हें मजे मजे में रिवीजन करवा दूंगी, बात अलग है, ठीक है। अभी कल निर्देशन परामर्श, परसों इमोशन, संवेग और रुचि, अभिरुचि के क्वेश्चन, कहानी खत्म। और फिर डेफिनेशंस के क्वेश्चन ले लूंगी एक दिन, डेफिनेशन का कीड़ा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और फिर एक दिन प्याजे कोहलबर वाइगोस्की से ही क्लास शुरू करी थी और प्याजे के ही और क्वेश्चन से क्लास को खत्म कर देंगे। मतलब 20 का टारगेट है, 20 खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। पूरी वीडियो कहां मिलेगी? प्लेलिस्ट बना रखी है सीडीपी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज 2025 और ये सारे नए क्वेश्चंस लेके आ रही हूं मैं। इससे पहले मैंने 2023 में भी सीडीपी की पूरी प्रैक्टिस करवा रखी है। जो मेरी बुक है ना कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, सीडीपी की चैप्टर वाइज 2 प्लेलिस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एक प्लेलिस्ट है सीडीपी चैप्टर वाइज 2025, उसमें तो ये है जो मैं तुम्हें अब पढ़ा रही हूं, और जो पहली वाली प्लेलिस्ट है उसमें जो मेरी बुक है उसके सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस उसमें पहले भी करवा रखी है। 2-2 बार सीडीपी की मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवा दी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस मेरी बुक के सारे क्वेश्चन, ठीक है, सारे प्रीवियस। मैं 20 क्लास करवाने के बाद नाम नहीं लूंगी सीडीपी पढ़ाने का बिल्कुल भी। चाहे तुम रीड दे रहे हो, चाहे तुम एस्टेट दे रहे हो, चाहे सुपर टेट दे रहे हो, आरपीएससी दे रहे हो, भाई दुनिया का कोई मर्जी टेट दे दो, 30 में से 30 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। मेरी सीडीपी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिवाय एक आधा आ जाता है, वो तो आ ही जाता है। पीजीटी एस्टेट में एक आधा आ सकता है, वैसे मुझे लगता आएगा, बट फिर भी एक आधा आ जाता है, मैं उसकी गारंटी नहीं लेती, एक आधा ही जाता है, ठीक है, वो भी पीजीटी लेवल पर आ सकता है एक आधा। क्लियर? तो ये कल करवाएंगे और फिर नया टारगेट शुरू करूंगी। शाम को अपना चल ही रहा है हरियाणा जी के, शाम को सीईटी सीरीज में हम हिंदी इंग्लिश भी करना शुरू करेंगे, ध्यान से सुनो। तो एस्टेट के लिए जो हिंदी इंग्लिश है वो सीईटी सीरीज में जब मैं रात को करवाऊंगी तो वहीं पर हो जाएगी। सुबह में मैं कुछ देखूंगी, मैं अपने हिसाब से देखती हूँ, पीजीटी इंग्लिश वालों के लिए कुछ करती हूँ, है ना, आरपीएससी इंग्लिश वालों के लिए कुछ, उनके 8-10 ही राइटर है, उनको करवा दूंगी यूट्यूब पे। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। और जो बच्चे बाद में देखते हैं भाई बता दिया करो, क्लास क्लूस सही लगती है, मजा आ रहा है पढ़ने में तुम्हें? हाँ, दक्ष आई थिंक यू आर नॉट द ऐप स्टूडेंट, है ना। मैंने हर एक चैप्टर को बहुत डीप करवा रखा है, बहुत डीप करवा रखा है, कुछ भी नहीं छूटेगा तुम्हारा, ठीक है ना। हाँ, तुम क्रैश कोर्स में जाओगे तो क्रैश कोर्स में भी तुम्हें वही डीप कंटेंट मिलने वाला है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, मिलते हैं रात को। हाँ, शाम को क्लास होगी 8:30 बजे हरियाणा जीके की।